100 years 150 years मैंने ऐसा सुना है. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अ सुंदर पिचाई और प्रियंका चोपड़ा. एक्सपेंसिव था बट इट्स टोटली वर्थ इट. लाइक लोगों को लगता है कि यार पीएचडी स्टूडेंट्स ऐसे ही ग्रीन कार्ड ले लेते हैं बट they don't know the years of hard work that went to it. So hello everyone, today it's an honor to introduce Saurabh, who is a doctor in the US and I admire him क्योंकि काफ़ी लोग अपने वीज़ा सिचुएशन के ऊपर ओपन होने में कंफर्टेबल फील नहीं करते. बट सौरभ आज खुद ही इज़ सो हम्बल टू शेयर अबाउट हिज EB1 ग्रीन कार्ड प्रोसेस. कई लोगों का ड्रीम होता है टू परस्यू देयर अमेरिकन ड्रीम. ग्रीन कार्ड इज पार्ट ऑफ इट ताकि आपको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन यूएस में सहनी ना पड़े. एंड फाइनली आफ्टर years ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन सौरभ हैज़ क्रॉस दोज बैरियर्स एंड आज ही इज़ गोना शेयर हिज जर्नी टू फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद ग्रीन कार्ड प्रोसेस. तो हाय सौरभ, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस वंस अगेन? Yes, absolutely. Hi, Harnoor, and hello to all your viewers as well. So, like मैं देख रहा था कि लास्ट हमारी कॉन्वर्सेशन 2 साल पहले हुई थी. एंड सो जिन्होंने देखा या जिन्होंने नहीं भी देखा वो वीडियो, माय नेम इज सौरभ चंदन एंड मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे मिड वेस्ट में, यूएसए में. और काफी टाइम तक जैसे सारे यहाँ पे अमेरिका में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं या सारे वर्क वीजास पे होते हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं वर्क वीजास पे था. बट थैंकफुली वेरी रिसेंटली मेरा जो EB1A में माय ग्रीन कार्ड पिटिशन गॉट अप्रूव. तो उसके बारे में वी कैन टॉक एंड थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्या प्रोसेस होता है. श्योर. एज एन एनालॉजी मैं बताना चाहूँगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज 5 कैटेगरीज होती हैं जितना मुझे पता है. आप फर्दर डिटेल में बता सकते हो. जितना मुझे पता है देयर इज EB1 2 3 4 एंड 5. जितना इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है EB2 एंड EB3, एक इंजीनियर के लिए EB1 सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि EB1 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आउटस्टैंडिंग लोगों को कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा who was considered an EB1 and Sundar Pichai who became a CEO, जितना मुझे पता है. और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए EB3 कंसिडर किया जाता है जो कि होता है पूल 1 जिसमें ऑर्डिनरी स्किल्स होती है, एंड EB2 जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स. आप थोड़ा अगर इन डेप्थ में शेयर करना चाहें. हाँ बिल्कुल. तो यू राइट, 5 कैटेगरीज होती हैं, EB1 2 3 4 एंड 5. जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के राउट से आते हैं इंडियंस, काफी लोग वो EB1 या EB2 या EB3 यूटिलाइज करते हैं. EB5 इज जो है वो इन्वेस्टर वीजा माना जाता है. उसकी जो इन्वेस्टमेंट है आई थिंक इट्स ओवर $1 million. तो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉयड बंदे के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है अनलेस यू आर एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग लाइक दैट. बट EB1 में भी सब कैटेगरीज हैं, EB1A, EB1B, फिर EB1C. और फिर EB2 और EB3 में लाइक यू सेड जो स्टेम कैटेगरीज होती हैं या जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं जो फिर इवेंचुअली उसी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जिस एम्प्लॉयर के साथ वो काम करते हैं उनके थ्रू उनको EB2 या EB3 कैटेगरी में उनका ग्रीन कार्ड फाइल होता है आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर जो प्री रिक्विजिट्स हैं. लाइक आपने H1B 6 years के बाद आपका फाइल होना ही होना पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि वो एक लिमिटेशन है 6 years की H1B से ज्यादा नहीं हो सकता. रिन्यू तभी होगा अगर आपका I-140 इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज अप्रूव्ड है. तो द डिफरेंस बिटवीन EB1A एंड EB2 एंड EB3, मेरे को EB1B और 1C का इतना डिटेल्स नहीं पता बिकॉज मैंने खुद उन राउट्स को एक्सप्लोर ही नहीं करा और जरूरत भी नहीं पड़ी. बट EB1A में ओनली डिफरेंस इज कि आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है. तो इट्स लाइक अ सेल्फ पिटिशन, मीनिंग कि आप यू हैव टू बेसिकली प्रूव कि आप की जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो आपकी कंट्रीब्यूशन है अभी तक जो रही हैं और जो फ्यूचर में रह सकती हैं, दोज आर वो बहुत वैल्यूबल है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द US बेसिकली. तो आपको उसमें एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है. एंड वंस यू डू गेट दैट पिटिशन अप्रूव्ड, देन
you have basically freedom कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी employer के साथ काम कर सकते हैं या नहीं भी काम कर सकते हैं. I mean, that is the difference. EB2 and EB3 कहाँ जहाँ तक मुझे idea है, you are tied to an employer. तो आपका अगर आप employer change करते हैं तो देन आपका I-140 फिर नया एम्प्लॉयर दोबारा से फाइल करता है. आई थिंक एक बार I-140 अप्रूव हो जाए तो आप कंपनी चेंज कर पाते हैं. आई थिंक ट्रांसफर हो जाता है, राइट? ट्रांसफर हो जाता है, बट आपकी जो प्रायोरिटी डेट है, दैट इज व्हाट, एक बार आपकी प्रायोरिटी डेट एक बार फाइल हो गई, आपको मिल गई, दैट स्टेज द सेम. बट एक पर्न प्रोसेस कहते हैं उसको, जो नई कंपनी दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के पास जाके बोलती है कि भी हमारे पास कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो हमको ये बंदा हायर करना है. तो I-140 शायद नहीं पूरा मतलब प्रोसेस सारा नहीं होता, बट आई थिंक पर्म प्रोसेसिंग कुछ उसमें होती है इन्वॉल्व, जो नई कंपनी में दोबारा होती है. डेफिनेटली एग्री. H1B ट्रांसफर टाइम इज 4 to 8 वीक्स. अगर आप H1B वीजा पे चले जाते हो, आपको जॉब चेंज करनी है, तो 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, चाहे आपका I-140 अप्रूव्ड है या नहीं है. तो दैट्स व्हाट पर्म ट्रांसफर इज, कि जो पर्म एक फॉर्म होता है, परमानेंट रेजिडेंस, वो ट्रांसफर करना पड़ता है ताकि आपकी परमानेंट रेजिडेंट सेम जॉब कैटेगरी में परस्यू होती जाए. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इट्स टाइड टू योर क्वालिफिकेशन एंड द जो लाइकलीहुड ऑफ अप्रूवल इज बेस्ड ऑफ योर प्रायोरिटी डेट. तो जिस डेट पे आपकी एप्लीकेशन USCIS के पास गई है, whether it is under EB1, B2 या 3, जो भी, that priority date stays the same. तो आपकी अगर आप फ्यूचर में अगर कैटेगरी शिफ्ट भी करते हो, अगर आप EB2 से 3 में या 3 से 2 में या 3 से 1 में भी जाते हो, that priority date stays the same. Got it. And आपके केस में like अगर आप डॉक्टर थे, तो अगर आपने EB2 या EB3 में होते, तो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे. अगर चेंज करते तो आपका प्रोसेस उसी वक्त रुक गया, राइट? करेक्ट. तो और हमारे जो EB2 जो बहुत सारे इंडियन बॉर्न फिजिशियंस यूज करते हैं, which is through the employer, if you follow, अगर आप उसकी जो USCIS जो वीजा बुलेटिन निकालता है every month, अगर आप उसको फॉलो करें तो you'll see के those dates are languishing, 2012 में फंसी हुई हैं डेट्स. कुछ महीने पहले 2014, 2015 तक चली गई थी, but because number of visas, as you know, and maybe आपके viewers को भी पता होगा कि एक साल में सिर्फ 7% allocation होती है to each country. तो अगर say for example 200,000 green cards हैं available, उसमें से इंडिया को employment based में सिर्फ 7% of those visas will come, and then those 7% वो फिर आगे divide हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 type of categories में. So odds of approval ज्यादा मतलब कम हो जाते हैं जहाँ पे लाइन ज्यादा लंबी है बेसिकली. एब्सोल्युटली. मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा. जैसे कि अगर हम दोनों अपने घर पे एक पार्टी रखना चाहते हैं, तो हम एक रूल लगा सकते हैं कि हर घर से सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं. इवन दो एक घर में 100 लोग भी हो सकते हैं और एक घर में एक बंदा भी हो सकता है, पर हमने रूल डाल दिया कि पार्टी के लिए हर घर से 4 बंदे आ सकते हैं. यूएस में बहुत कॉमन है शादियों के लिए कि यू कैन ब्रिंग 1 अदर पर्सन फ्रॉम योर फैमिली. वैसा ही यूएस हमारे साथ कर रही है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर उन्होंने लिमिट सेट किया कि एम्प्लॉय बेस्ड वीज़ा 11,200 ही होंगे. तो 11,200 ये कोटा बहुत जल्दी भर जाता है, बिकॉज वी आर इंडियन एज कम्पेयर टू अगर हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी और कंट्री से होते. नेपाल के लिए इट इज़ ईजियर कि आपका विद इन 1 to 2 years आपका इसी कैटेगरी में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, पर बीइंग एन इंडियन इट इज़ डिफिकल्ट. करेक्ट. Let's start with the introduction. तो EB1 तो ये हो गया कि extraordinary skills, and आपकी skills are valuable to the country, to America, जिससे आप actual में US के लिए एक asset prove हो सकते हो rather than just an ordinary employee. But what about I-140? What exactly is this I-140 form? So I-140 is basically petition for an immigrant
is like an immigrant petition basically. तो जब आप J1 वीजा पे हो या H1 वीजा पे हो तो you're temporary, you're temporary workers. अगर आप H1 पे हैं तो उसको by definition exchange visitor बोला जाता है. अगर आप J1 पे हो तो आपको फिर you have a tag कि भी temporary student वीजा है. बाकी सारे ऐसे वीजास के different terminologies है, but they're all non-immigrant visas at baseline. तो I-140 across the board means it is a petition for immigration basically. तो you have to show कि आप वो immigration intent, you're moving from a non-immigration to an immigration category basically. And I-140 approval के बाद आपके future visa approvals become a little bit easier because टेक्निकली बोला जाता है कि आपको अमेरिका से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता बिकॉज यू हैव अ इमिग्रेंट पिटिशन दैट्स पेंडिंग. अब जब तक आपकी डेट करंट नहीं होती, बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि आप वीजा बुलेटिन आता है हर महीने USCIS का, उसको आप फॉलो करके आप देख सकते हो कि फाइनल एक्शन डेट और डेट ऑफ फाइलिंग दो चीजें होती हैं. वी वोंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स, बट अगर आप वो चार्ट फॉलो करें तो उस हिसाब से यू कैन सी कि व्हेन इज इट योर टाइम टू फाइल फॉर व्हाट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस. जब आप अपने वीजा कैटेगरी से यू गो टुवर्ड्स ग्रीन कार्ड, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करने के लिए आपकी जो भी डेट है, प्रायोरिटी डेट किसी भी कैटेगरी की, हैज टू बी करंट. तो वी यू नोटिस दैट वीजा बुलेटिन में लिखा होता है EB1A के लिए या EB1 के लिए ही, आई वुड से इंडिया और इवन चाइना, आई थिंक रिटन एज C मींस करंट. तो मीनिंग अगर आपके पास आज की डेट में अगर I-140 EB1 में अप्रूव्ड है, then you have a straight green signal कि आप adjustment of status अप्लाई करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो. अब that process is a whole other story. वो पूरा takes several months. Actually sometimes it can take over a year as well. तो लेकिन वो एलिजिबिलिटी आपकी तभी होगी जब आपकी डेट करंट होगी. एंड जब तक डेट करंट नहीं होती तो वेदर यू आर इन EB2 और EB3, you're technically just waiting. आपके पास I-140 approved है, but उसके beyond you can't do much. Now continuing with the process for EB1A, आपको कब realize हुआ कि आप actual में eligible हो? क्या every doctor is eligible for this category of green card premium processing, या फिर आपको पहले से पता था या अभी figure out किया कि you are eligible? तो मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ था अराउंड मे बी 2018 या 19 में, जब मेरी जो वाइफ है उसने अपने एम्प्लॉयर के थ्रू जब फाइल करा अपना ग्रीन कार्ड विच वाज EB2, तो तब हमने रियलाइज किया कि उस टाइम पे भी जो डेट्स थी बोथ इन दोनों कैटेगरीज की, EB2 EB3 की, वो बहुत बहुत पीछे थी. तो ऑल्टरनेटिव यही था कि आप यू ट्राई टू अपना जो CV है आपको स्ट्रेंथन करें एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स EB1 एलिजिबिलिटी बेसिकली. एंड क्या आप बता सकते हो EB2 के बेसिस पे कितना टाइम लगता अगर आप वो परस्यू करते भाई, लाइक 100 years 150 years, मैंने ऐसा सुना है. हाँ बिल्कुल ठीक है. you're right. there are green card date calculators online. अगर कोई चाहे तो अपना प्रायोरिटी डेट डाल के अपनी कैटेगरी और कंट्री ऑफ बर्थ डाल के देख सकता है. तो आई थिंक हमारे में कुछ 15-20 years की वेटिंग थी, शायद ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज ये जो डेट्स जो हैं EB2 और EB3 की, वो करंट तो पता नहीं कब होंगी, बट एवरी मंथ ऑल्सो दे समटाइम्स मूव जस्ट अ फ्यू डेज, या कभी कभार तो इनफैक्ट दे गो बैकवर्ड्स. तो जो मैं इनिशियली कह रहा था कि व्हेन अभी लास्ट मंथ या उससे पहले वाले मंथ में, इफ यू लुक एट द बुलेटिन यू विल सी कि 900 days both EB2 and EB3 categories have moved back, या उनको उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेस कर गई हैं. तो 2012 में चली गई डेट्स जो कि 2014-2015 तक चली गई थी. तो मैंने अपनी जर्नी जो EB1A की थी शुरू करी थी अराउंड 2018-19 में. I was fortunate to have a group of friends जो भी इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जो खुद भी फिजिशियंस या डॉक्टर्स हैं. तो दैट्स नॉट ट्रू कि सिर्फ डॉक्टर्स ही EB1A के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साइंटिस्ट्स और इवन इनफैक्ट अगर आप मीडिया में कोई मीडिया को कोई काम कर रहे हैं, या आप किसी बड़ी फर्म में एक मैनेजर लेवल पे लगे हुए हैं, तो EB1 हैज 3 different सब पार्ट्स. एक EB1A है, EB1B और फिर EB1C. तो EB1A is basically self petition. आपको
you obviously have to have certain credentials होने चाहिए, CV strong होना चाहिए, research background होनी चाहिए, और EB1B में भी वो सब चाहिए, बट एम्प्लॉयर का सपोर्ट होता है आपको EB1B फाइल करने में, और सेम विद EB1C. If you are at a manager level in a very big MNC में आप काम कर रहे हो, जैसे कोई Deloitte है या अर्नस्ट यंग है, और आप इंडिया में पोस्टेड थे, फिर उन्होंने आपको किसी और कंट्री में भेजा एज अ मैनेजर, एंड आपके अंडर देयर इज अ डिसेंट नंबर ऑफ पीपल जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो यू कैन देन बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर EB1C. तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, या जो भी किसी भी फील्ड में कोई पेटेंट लिख रहा है, कोई पेटेंट क्रिएट कर रहा है, या कोई मेजर ग्रांट किसी को मिल रहा है, लाइक दैट. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि you have to be a Sundar Pichai or Priyanka Chopra to get that category. But yes, बाकियों के comparison में odds of approval are less because applications की scrutiny ज़्यादा होती है, and एक threshold थोड़ा I guess higher रखा हुआ है USCIS में basically. चलो मान लीजिए कॉर्पोरेट वाले अपने एम्प्लॉयर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बट एज अ डॉक्टर यू हैड द ओनली ऑप्शन टू अप्लाई ऑन योर ओन, सेल्फ पिटिशन ही कर सकते थे EB1A, या फिर आप एम्प्लॉयर के थ्रू भी कर सकते थे एज अ डॉक्टर? एम्प्लॉयर के थ्रू भी कर सकते थे, और लाइक आई सेड, इंडियन डॉक्टर्स जो हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो सारे यही करते हैं आफ्टर देयर H1B पीरियड गेट्स डन, और अगर दे आर नॉट मैरिड टू अ US सिटीजन, तो देन द ओनली वे इज टू गो थ्रू द एम्प्लॉयर विच इज EB2 या EB3. हालांकि जिन फिजिशियंस को मैं जानता हूँ वो तो सारे EB2 में हैं, बट उसकी एज आई सेड उनकी डेट्स आर सो बैक्ड अप, सॉरी, के उनको करंट होने में who knows how long it will take. So I think it is a matter of you have no other option, that's why you kind of उस वजह से आप EB1A या EB1 का राउट लेते हो. Got it. And now let's talk about your process. आप EB1B कर सकते थे through your employer as a doctor? No. आप डॉक्टर की तरह eligible नहीं थे for doing EB1A from your employer? EB1B, sorry, not A. Right. तो EB1B में कई एम्प्लॉयर्स अलाउ कर देते हैं, कई यूनिवर्सिटीज अलाउ कर देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज नहीं करती. तो आई वाज इन अ प्लेस जहाँ पे दे डोंट सपोर्ट एन EB1B एप्लीकेशन. ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं कर सकते. अगर क्रेडेंशियल्स आपके स्ट्रांग है, रिसर्च बैकग्राउंड आपकी स्ट्रांग है, आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपकी साइटेशंस हैं, बेसिकली दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि आपको आपका वर्क वैल्यूबल है, कि एम्प्लॉयर के बिना भी आपको सपोर्ट करने, मतलब USCIS शुड सपोर्ट योर एप्लीकेशन. तो मेरे पास ऑप्शन EB1B का नहीं था, तो दैट इज व्हाई आई चोज EB1A. Got it. Let's move forward with your EB1A application. आपने कैसे स्टार्ट किया? I recently saw that USCIS ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया. एज एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने वर्क ऑथराइजेशन के लिए एक EAD कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, विच इज़ OPT EAD, जिससे हमें वर्क परमिट मिलता है. वो तक ऑनलाइन कर सकते हैं. मैंने एक बार पेपर से किया था, एक बार मैंने ऑनलाइन भी किया था, और ऑनलाइन से मुझे विद इन 20 days मुझे वर्क ऑथराइजेशन मिल गई. तो आपने ग्रीन कार्ड कैसे चूज़ किया? मतलब ये EB1A का रास्ता कैसे चूज़ किया? ऑनलाइन, विद अ लॉयर, विदाउट अ लॉयर, और जस्ट बाय ऑन, और कैसे स्टार्ट किया? तो EB1A का जो प्रोसेस है आप खुद भी कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन. आपको यू विल फाइंड रिसोर्सेज यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिनमें लोगों ने एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या क्या आपको चीजें चाहिए. बट मेरा ये एडवाइस है टू एनीबडी इज टू हैव अ लॉयर, क्योंकि इसके दो रीजन है. एक तो जब आपका CV स्ट्रांग इनफ है कि आपकी जो पिटिशन फाइल हो रही है वो लॉयर करे, वो प्रिपेयर करे कि उसको एक्सपीरियंस है, और कोई गलती ना हो, बिकॉज you don't want a rejection. आपको रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस भी नहीं चाहिए. आइडियली यू वांट इट टू बी अ स्मूथ प्रोसेस के आप अप्लाई करो एंड आफ्टर सम टाइम आपको अप्रूवल मिल जाए, आइडियल सिचुएशन में. So I would always say कि भाई लॉयर होना बहुत जरूरी है. तो दैट इज द राउट आई चोज, कि भाई मेरे जिन्होंने फ्रेंड्स ने जिन लॉयर्स को यूज किया था, एंड countless lawyers are there in the US जो immigration law में experts हैं. The one I used, her name is Victoria Chen. So her firm is North American Immigration Group. वो अपना Ann Arbor, Michigan के में based है.
तो the other thing that one reason is for obviously for the कि आपकी सारी application में कोई mistakes ना हो, nothing like that. Second thing is lawyers will also determine कि आपकी eligibility है या नहीं. जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि मैं EB1 के लिए अप्लाई कर देता हूँ या मेरा CV स्ट्रांग है या नहीं है, दैट इज नॉट इनफ टू उसको लेके आप नहीं चांस ले सकते या रिस्क ले सकते. इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस. And so you want to make sure कि आपका कोई जैसे somebody is reviewing your application and saying कि चलो आप eligible हो भी या नहीं. तो lot of the lawyers जैसे विक्टोरिया चेन है, जेफरीज हैं, there is Sydney Katz. There are a lot of lawyers who will evaluate your application free of charge. वो आपका CV देख के आपका research background देख के they'll assess कि आपके chances है या नहीं. तो that was the other thing I did कि जब 2018-19 में तो मुझे यही पता था कि अपना CV strong करना है. And CV strong करना meaning you have to write manuscripts, you have to publish, aggressively publish. And EB1A का जो approval होता है, that is based on fulfillment of 3 criteria out of 10. तो वो 3 criteria जो USCIS की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, वो 3 फुलफिल करने के लिए you need a strong research background, which means कि आपने not just कि आपने original research करी हुई है, but that research is being applied बाकी लोगों के work के clinical practice में या फिर guidelines में या कहीं पे भी वो आपकी research को use करा जा रहा है. You have to show that it is not just कि आपने 25 publications करी हुई है, but वो publications का impact क्या है, वो कहाँ cited है. For example, I'll tell you कि जो भी whoever wants to start this process should ideally have a Google Scholar profile. तो Google Scholar profile is basically a web page or a tool जो आपके publications track करता है और citations track करता है. तो citation count is just showing the impact of your work basically. तो मैंने विक्टोरिया चेन के थ्रू ये सारा प्रोसेस किया 2020 में शायद या 2021 में. इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम इवैल्यूएशन के लिए बोला तो उसने मुझे बोला कि सॉरी योर एप्लीकेशन राइट नाउ इज नॉट स्ट्रांग, कीप वर्किंग, हमको थोड़ी देर बाद या कुछ महीनों बाद मे बी पोटेंशियली कुछ सालों बाद कॉन्टैक्ट करना एंड एट दैट टाइम हम फिर असेस करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है या नहीं. वेरी इंप्रेसिव यार. यहाँ पे लोग फ्री में आपकी असेस कर लेते हैं. लाइक इंडिया में आपको वीज़ा लगवाना हो, आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हो कि नहीं तो भी लोग पैसे ले लेते हैं, पर यहाँ पे लॉयर्स आर सो अमेजिंग. और विक्टोरिया चेन particularly उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी फर्म का ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. उसकी अप्रूवल रेटिंग इज probably मतलब nearing 100% फॉर EB1A. एंड वो अपने स्टेटिस्टिक्स अपनी वेबसाइट पे बोलती है. तो मैं आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग हर, आई एम जस्ट सेइंग कि शी इज वेरी वेरी मेटिकुलस. वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड और थॉरो है. और वो एप्लीकेशन को आई गेस इन अ वे स्क्रीन करती है कि वो तभी लेगी जब उसको लगेगा कि उसके ऑड्स ऑफ अप्रूवल है. Otherwise she will not take the application. तो किसी भी prospective applicant को मैं बोलूंगा कि अगर आपकी application विक्टोरिया चेन ने accept करी है, that means it already is good enough for potential approval. Brilliant. जब विक्टोरिया ने आपको बताया कि your application is not good enough, तो आपने कैसे और publications लिखे? Like being a doctor, like you have to continuously write X number of publications. वो X number कितना था आप बता सकते हैं? And what are the things you did after that? तो मेरी एप्लीकेशन की जो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग मेरी नवंबर 2021 में एप्लीकेशन फाइल हुई थी. तो उस टाइम पे मेरी आई थिंक पब्लिकेशंस भी 2 टाइप की होती है. एक होती है फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशंस जो आपने खुद सारा पेपर लिखा है, फ्रॉम आइडिया टू आई सपोज from inception to conceptualization to finally getting materialized. वो सारा प्रोसेस आपने करा है, तो you're first author. तो I think जब अप्लाई करा था तो मेरे टोटल publications were close to around 50 और मे बी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशंस वर अराउंड 15-16, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद. बट यही प्लान करके मैं चला था कि जितनी ज्यादा पब्लिकेशंस आप कर सकते हो आप अपनी क्लिनिकल फील्ड में या जिस भी फील्ड में, दैट शुड बी योर बेसिक मोटिव
कि आपने you have to be aggressive, you have to not just publish, you have to publish in good journals, because good journals की publications फिर आगे cite होती हैं, because obviously good journals का acceptance threshold ज़्यादा है या higher है. तो ऐसे तो there are journals जो who will accept publications if you just give them a fee. अगर आप article processing charge देके अगर आप publish कराना चाहें, तो you can pay thousands of dollars and publish your research. But that's not really that, it's not the same as some of the other journals जो high, उनको कहते हैं impact factor, कि आपने high impact factor वाले journals में publish करा है. तो I basically kept doing that. I think जब application के time जो एक citation count था was maybe around 250, मुझे again exact number नहीं याद. But criteria, I mean cutoff की बात करें तो I think at least you should have 10 first author publications. Total आपकी जितनी ज़्यादा उतनी better. But at least 10 first author publications. Citation count का भी it's very very variable. मैं बोलूँगा कि ऐसे भी बहुत cases है जिनके 50 से कम citations थी और approval हो गया. ऐसे भी बड़े सारे cases है जिनका 600-700 citation count था but उनका application नहीं approve हुई. तो वो vary करता है कि आपकी totality में आपके application की क्या strength है. और then जो एक और criteria होता है जो आप वो saying कि भी 10 में से आपको वो 3 criteria fulfill करने हैं. तो one of those criteria is कि आप औरों का जो you're judging the work of others, which is basically what is called peer review. तो journals जब भी कोई article publish करते हैं उसको publish होने से पहले वो goes through a peer review process. तो आप as you publish then those journals oftentimes will invite you to become a peer reviewer. तो अगर आप high impact journals के peer reviewer हैं, जितने ज़्यादा peer reviews करेंगे आप उतना better है. Again, all of this information and these things are just for EB1A. मेरे को EB1B और 1C का these don't apply to those necessarily categories. So I think 20 to 25 peer reviews are minimum. Wow. But again जितने ज़्यादा आपने करे हैं उतना better. And again, all of this may or may not matter अगर आपका lawyer जो आपकी petition है या जो petition letter है, if they are not writing that well or उसको impactfully they are not able to put the point across. So EB1A की जो application है, preparing all the raw material for it, वो ही करने में कभी कभार 6 महीने से 1 साल लग जाता है. जब आप start करते हैं publication तो एक aspect है, टाइम लगता है कि वो पब्लिकेशन साइटेशंस हो उनको बिल्ड होने में टाइम लगता है. एंड बेसिकली आपको जो पूरा पैकेज प्रिपेयर करना होता है वो मोस्टली यू आर डूइंग इट योरसेल्फ. सो एनी लॉयर विल टेल यू कि ये चीजें हैं, आप सब ये प्रिपेयर करें एंड देन शी विल cumulatively evaluate your package and your documents and everything. Then the lawyer will वो एक petition letter form करते हैं और वो petition letter के साथ सारा आपका जो evidence है that gets submitted to USCIS. So it's a long, I mean, part of it is आप जो कर रहे हैं, which is can take anywhere from few years जब तक आप अपना CV build करते हैं. But from the point कि you think you are ready, उसके बाद भी up to 6 months लग सकते हैं to get everything ready for finally applying for the process or applying for the petition. बहुत लंबा प्रोसेस है एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड. मतलब 15 रिव्यूअर्स चाहिए. लाइक लोगों को लगता है कि यार PhD स्टूडेंट्स ऐसे ही ग्रीन कार्ड ले लेते हैं बट they don't know the years of hard work that went to it. ये तो हो गया hard work which is more than anything, but fees तो एक छोटा सा part है. फिर भी आप बता ही दो कि hard work pays over the fees, क्योंकि lawyers आपको बताएंगे नहीं कि आप eligible हो, पर फिर भी fees अगर अंदाज़ा लगाना हो कितना लगता है अगर आप खुद apply कर रहे हो. Because companies like top companies तो आपको lawyers provide करती हैं, वो तो आपको कर देंगी, but जब आप EB1A कर रहे हो when you're applying on your own तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. बिल्कुल सही है, पैसे देने पड़ेंगे. जो EB1A या किसी भी कैटेगरी की एप्लीकेशन है जो I-140 है, उसका तो एक सेट प्राइस USCIS सेट करती है, which I think is about $700 या $700 है. Lawyers की फी is basically the bulk of the expense. वो सबसे ज्यादा मेजर वही पार्ट है.
हर लॉयर फर्क है, बट जैसे मैंने बोला कि जो मेरी लॉयर थी, उनका जो एक फी स्ट्रक्चर था वाज बेस्ड ऑफ अगर आपका अप्रूव होता या नहीं होता. सो जो विक्टोरिया चेन जो आपका केस लेती है, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रांग है आपका केस, शी कैन डू डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ फाइलिंग. तो एक होता है उसका कि मनी बैक गारंटी, कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है आपको कि आपके केस को लेके कि अगर आपका केस अप्रूव नहीं होता तो शी विल गिव यू ऑल योर मनी बैक. तो उनका जो उसका जो फी स्ट्रक्चर है, आई थिंक अटर्नी फीस मिला के इज अबाउट $4,800. और $4,800 में ऐसे स्प्लिट होता है कि अगर आपको मनी बैक गारंटी नहीं है, एंड अगर आप रेगुलरली उसको हायर कर रहे हो, या उसको बोलते हैं उसकी रिटेनर अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो आपको पहले मेरे ख्याल 2,300 देने होते हैं, एंड देन 2,500 देने होते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन गेट्स अप्रूव्ड या पिटिशन गेट्स अप्रूव्ड. तो जब वो आपके पिटिशन पे काम करना शुरू करती है, उस टाइम तक you pay a little bit less than 50%, the remaining आप अप्रूवल के बाद देते हो. But so I would say overall, एक बंदे की एप्लीकेशन का एक्सपेंस इंक्लूडिंग द लॉयर फी probably about $5,000 के आसपास है. सो टोटल कुल मिला के $6,000. आई थिंक इट्स नॉट क्रेजी अगर आप कंसिडर करो एक EB-5 प्रोसेस जिसमें लोग $1 million की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये देखा जाए तो आई थिंक इट्स नॉट क्रेजी. इट्स नॉट क्रेजी. और फिर मैं वही बोलूंगा कि आप खुद भी ये प्रोसेस कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने कोई गलती नहीं करी एप्लीकेशन में, और यू कैन टेक अ चांस. बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि लॉयर होने के बाद भी लोगों की पिटिशंस, क्योंकि बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज होती है, उनको एक आई सपोज एक ऑड्स ऑफ अप्रूवल बहुत कम है. ट्रूली दे वांट कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का एप्लीकेंट हो. नॉट सेइंग कि एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन बिकॉज स्क्रूटनी इतनी ज्यादा होती है, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस आती है, या फिर कई लोगों को NOID होता है, एक नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई, वो भी कभी कभार आ जाता है. तो ऑल इन दैट सेंस यू फील कि यार मैं अगर लॉयर हायर कर लेता, या कोई क्रेडिबल लॉयर हायर कर लेता या कर लेती, तो शायद प्रोसेस ज्यादा आसान हो जाता. टोटली एग्री. एंड इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? सो नवंबर से आपने स्टार्ट किया, सो हाउ मच टाइम इट टुक टू मेक योर पब्लिकेशन स्ट्रॉन्ग, एंड उसके बाद जब आपने I-140 अप्लाई किया, उसके बाद कितनी देर बाद अप्रूव हुआ आपका I-140? सो मेरी पर्सनल जर्नी में अबाउट 2 years लगे, फ्रॉम जब मैंने सोचा कि चलो ये मेरे को राउट परसू करना है, टिल व्हेन विक्टोरिया चैन बेसिकली सेड कि चल यार अब तेरी एप्लीकेशन स्ट्रांग इनफ, तो विल टेक योर केस. तो 2021 में आई थिंक अराउंड मे बी मई या अप्रैल मई में उसने मुझे बोला कि ओके वी विल टेक योर केस. तो मैंने उसकी जो एक इनिशियल फीस थी वो पे करी. उसके बाद उसने मेरे को एक उनका एक पोर्टल होता है जिसके थ्रू यू कम्युनिकेट विद द लॉयर्स. उस पोर्टल में दे गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर. सो इन दैट सेंस EB-1A कैटेगरी में you have to have some letters of recommendation. तो आपके वो जो letters होते हैं वो independent letters भी होने चाहिए और dependent letters भी होने चाहिए. Now, what is the difference? Independent letters are letters which are written by people जो आपको जानते ही नहीं है, लेकिन आपका काम उन्होंने देखा है, पढ़ा है, they know who you are in that sense, but आपको personal level पे नहीं जानते. Those are called independent letter writers. फिर होते हैं डिपेंडेंट लेटर राइटर्स, जैसे आपके हमारी फील्ड में अगर आपका कोई कॉलीग है, या आपके फेलोशिप या रेजिडेंसी प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम डायरेक्टर रह चुका है, वो लोग लिखें आपके लिए लेटर, दैट दोज आर डिपेंडेंट लेटर राइटर्स. तो आई थिंक 4 या 5 टोटल लेटर्स चाहिए होते हैं, जो भी वो यू सजेस्ट सर्व नेम्स, जो आप लॉयर को बोलते हो कि मेरे हिसाब से ये होने चाहिए, और वो डिसाइड करती है कि किसको लेना चाहिए. एंड आइडियली दे से कि लेटर राइटर्स टेक्निकली थोड़े ग्लोबल होने चाहिए, मीनिंग अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिश करी है
वो किसी ऑस्ट्रेलियन पेपर में साइट हो गई या वो किसी यूरोपियन पेपर में साइट हो गई, तो इट विल बी गुड टू शो कि आपकी आपकी रिसर्च का ग्लोबल इम्पैक्ट है, कि आपका इंडिपेंडेंट लेटर राइटर उन कंट्रीज से हो। तो मेरे केस में दो स्पेनिश रिसर्चर्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मेरा लेटर लिखा था। सो बेसिकली वो एक एस्पेक्ट है। The second thing you need for your EB1A application is called summary of evidence. तो summary of evidence एक 30-35 पेज लंबा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप सारा बेसिकली समराइज करते हो कि आपने किन किन फील्ड्स में विद इन योर स्पेशलिटी आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या पब्लिश किया है, उसका क्या पेशेंट्स पे इम्पैक्ट होगा, या नॉट मेडिकल फील्ड के अलावा अगर किसी और फील्ड में किसी ने कोई पेटेंट फाइल करा है, उसका क्या इम्पैक्ट है यूएसए में और यूएसए के लोगों पे। बेसिकली यू हैव टू समराइज दैट। वो पेज वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में टेक्स अ लॉन्ग टाइम आल्सो, बिकॉज बेसिकली आई गेस अपनी तारीफ करनी होती है इन द सेंस के आपने क्या क्या तीर मारे हैं। एंड देन उसके अलावा लेटर्स, देन समरी ऑफ एविडेंस, और फिर फाइनली ये जो आपका पिटिशन लेटर है वो लॉयर बेसिकली एडिट करती है, लिखती है, एंड देन यू हैव टू अप्रूव दैट। सो ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा आपका सीवी, आपकी डिग्रीज, आपकी पब्लिकेशंस, वो बहुत सारी चीजें उसमें द लॉयर एक्सप्लेन्स कि क्या क्या चीजें आपकी पिटिशन उसमें पैकेज में जाएंगी। वो सब प्रिपेयर करने में मेरे को टाइम लगा था अराउंड 3-4 मंथ्स में भी। तो अराउंड नवंबर ऑफ 2021 वाज व्हेन जब हमने फाइल करी थी मेरी पिटिशन I-140 की। एंड इमीडिएटली मैंने प्रीमियम प्रोसेसिंग में अप्लाई नहीं किया था। सो प्रीमियम प्रोसेसिंग is basically a method जब जिसके थ्रू अगर आप $2,500 पे करें तो USCIS has to give a decision on your case within 15 days। तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके पास उनकी क्लॉक शुरू हो जाती है अगर आपने प्रीमियम प्रोसेसिंग में अपना केस अपग्रेड करा लिया। तो आप इमेजिन करो कि $700 तो रूटीन एप्लीकेशन फाइलिंग फीस है I-140 की, और $2,500 है फॉर प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑन टॉप ऑफ द अटर्नी फीस जो आप ऑलरेडी 5-6,000 पे कर चुके हो। तो मैंने इनिशियली सोचा कि नहीं रेगुलर प्रोसेसिंग में लेट इट गो। और आई थिंक 2 महीने के बाद और सो मेरी आई थिंक जनवरी और सो में वी अपग्रेडेड इट टू प्रीमियम प्रोसेसिंग। एंड देन फिर मेरे ख्याल 4 या 5 दिन में आई गॉट जो अप्रूवल था वो मुझे आ गया। तो मेरे को कोई रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस नहीं मांगा USCIS ने, थैंकफुली। That's awesome. So expensive था but it's totally worth it. And because of the fact you did premium processing, तो अब आप travel कर सकते हो जब तक आपका I-140 अप्रूव ना हो। मैंने सुना है कि आप US छोड़ के नहीं जा सकते। Is that true? No, that's not true actually। अगर आपका I-140 पेंडिंग है तो आप फिर भी ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज आपके पास जो एग्जिस्टिंग वीजा है that's fine। जब आप वापस एंटर करोगे तो यू कैन से कि मैंने H-1B पे एंटर कर रहा हूँ या F-1 पे, जिस पे भी। प्रॉब्लम आती है जब आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए फाइल करते हो। दैट इज व्हेन अगेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी से इमिग्रेंट कैटेगरी में ट्राई कर रहे हो जाने की, राइट। तो जब आपका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाला पीरियड होता है उस टाइम पे एडवाइस करते हैं कि आप ना ट्रैवल करें, बिकॉज अगर आप आपके पास स्टैम्प वीजा या पेपर वीजा आपके पास नॉन इमिग्रेंट वाला है, राइट, एंड आपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए फाइल करा हुआ है, फिर आप वापस अमेरिका जब एंटर करेंगे तो दे विल आस्क यू कि व्हाट कैटेगरी यू आर कमिंग ऑन। एंड अगर उस टाइम आपने बोला कि मैं नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी पे रहा हूँ बट आपकी इमिग्रेशन वाली एप्लीकेशन पेंडिंग है, देन दैट इज वेयर इट कैन बिकम एन इशू। बट I-140 के टाइम देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन, आप ट्रैवल कर सकते हो। ब्रिलियंट। एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आप साथ में अप्लाई नहीं करते I-140 के, वो बाद में करते हो अप्रूवल के बाद? आप इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हो, बट इंडियंस के लिए रेकमेंड करा जाता है कि आप यू कैन डू इट सेपरेटली आल्सो, बिकॉज साथ इकट्ठे वो कर सकते हैं जिनकी डेट्स करंट है, राइट। जो इंडिया में सिर्फ EB1 में एप्लीकेबल है, EB2 EB3 की डेट्स आर नॉट करंट। तो अगर आपका I-140 अप्रूव भी हो जाए तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस इन EB2 EB3। तो
मेरे को लॉयर ने बोला था कि दोनों इकट्ठे अप्लाई कर सकते हो, बट बिकॉज EB1 की कैटेगरी, आई मीन EB1 की जो डेट्स हैं वो करंट है, लेकिन अप्रूवल का हमें नहीं पता। तो ऐसा ना हो कि अप्लाई दोनों इकट्ठे कर दें और I-140 डिनाई हो जाए। तो और मुझे ऑनेस्टली कोई मेरे कोई ट्रैवल प्लान्स नहीं थे, कोई जॉब चेंजिंग का कोई आइडिया नहीं था। तो दिस वाज जस्ट अ वे टू काइंड ऑफ जस्ट आई गेस अपना जो एक पीस ऑफ माइंड के लिए बार बार वीजा स्टैम्प करवाना, बार बार वीजा वीजा की एंजाइटी, इंडिया में जब अब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही फॉर वीजा स्टैंपिंग एंड काउंसलर प्रोसेसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो सब की हेडेक को काइंड ऑफ साइड करने के लिए आई मैंने ये वाला रूट चूज किया। Brilliant. अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के बाद हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एक्चुअली गेट द ग्रीन कार्ड? सो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस टू ग्रीन कार्ड वो वेरी करता है किस कैटेगरी में है आप। EB2 और EB3 में मैंने लोगों से सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अप्लाई करा है, कि वो 2020 से वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड की, और प्रोसेसिंग बहुत स्लो चल रही है उनकी। और उस चक्कर में क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों की जिनकी डेट्स करंट थी 2020 में, अब वो दे आर नो लॉन्गर करंट। So then, adjustment of status application will not be picked up जब तक वो डेट दोबारा से करंट नहीं होती, right? So EB2, EB3 का तो जनरली थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस है। EB1 का आई थिंक मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके 1 साल से केसेस अटके हुए हैं, बट आई वुड से वास्ट मेजॉरिटी गेट अप्रूवल विद इन 3 to 4 months। कई लोगों का जल्दी भी हो जाता है। इट डिपेंड्स जिस सर्विस सेंटर में आपकी पिटिशन जाती है उस पे बहुत मैटर करता है, ये उसकी प्रोसेसिंग टाइम से मैटर करता है। आई थिंक USCIS will say कि this adjustment of status depending on the center can be from 8 to 9 months to 19, 20, 30 months, तो they give you a wide range। लेकिन EB1A की जो पिटिशंस हैं फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, बहुत सारी वो जो एप्लीकेशंस है जाती है नेशनल बेनिफिट सेंटर या NBC जो सेंटर है, विच इज इन मिजूरी, ली समिट मिजूरी में है वो सेंटर। तो आई डोंट नो, शायद उसकी प्रोसेसिंग फास्टर होती है, आई एम नॉट श्योर। these things are not disclosed, ये USCIS ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करता, but I would say 3 to 4 months probably is average. Got it. You are right, हम एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस साथ में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इमेजिन करो कोई EB2 में I-140 अप्लाई करता है और उसका टाइम 50 ईयर्स बाद निकलता है, तो वो बेचारा 50 ईयर्स पहले अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पे कर रहा है। राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आप एलिजिबल तभी होगे जब आपकी कैटेगरी की डेट करंट होगी essentially। So step one is, got it. So step one is I-140, आप अप्रूव हो रहे हो that you can actually get a green card। फिर step two is adjustment of status, जिसमें आप कह रहे हो कि आपको एक ग्रीन कार्ड मिलेगा। करेक्ट। एंड जिनको नहीं पता, EB1 कैटेगरी के लिए यू हैव टू मीट 3 of 10 रिक्वायरमेंट्स जो USCIS ने दी हैं। आप हाई लेवल बता सकते हो, यू डोंट हैव टू शेयर, क्योंकि हर बंदे की एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। हाई लेवल बता सकते हो कि कौन से तरीके से 3 कैटेगरीज फुलफिल कर सकते हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ USCIS आउट ऑफ 10 दे गिव यू। So researchers, scientists, doctors, mostly वो like I said, research background उनकी strong होती है, publication strong होती है। तो जो USCIS का criteria है कि आपका जो scholarly work है, it is original and उसका एक major scientific impact रहा है। That is one big criteria that is used। The second criteria that is used often by researchers and scientists and doctors is this, judging the work of others। तो अगर आप किसी जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड पे हैं या पीयर रिव्यू कर रहे हैं, बेसिकली आप औरों की रिसर्च को जज कर रहे हो विद इन योर फील्ड, राइट? तो दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया that you can utilize। Third most common is आपका जो scientific work है वो major media platforms में publish हुआ है। So for example, आपकी कोई research आपने कहीं present करी या कोई publish करी, वो किसी journal में publish हुई as an article के
so and so has shown कि ये चीज effective है in XYZ disease process, और उस मैगजीन या उस जर्नल के आगे 10, 15, 20,000 रीडर्स हैं, so that is considered as a media mention कि this is कि आपका your work is being basically put in the media for the readers to read. That is one criteria जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपका scholarly work is getting media attention. And then एक और criteria जो I know काफी लोग इस्तेमाल करते हैं is salary criteria. तो it's relatively easy अगर आप if you're in an area, a less desired area जहाँ पे salary ज़्यादा है compared to the other cities, तो अगर आपकी salary 90th percentile से ऊपर है आपके field में, and वो जो the statistics would for comparison are given by Department of Labor या Bureau of Labor Statistics बोलते हैं BLS, या for physicians there's also something called as MA-GMA. Data होता है basically, database of salaries basically. तो अगर आपकी salary which has to be proven based on आपके W2s और आपके pay stubs के हिसाब से, if your salary is 90th percentile and above, then that is an automatic criteria. Now, ये सब बड़ा it's not as black and white जितना ये लोग हम सोचते हैं कि ये चीज आपने fulfill करी तो there should be no problem. बहुत subjectivity होती है in petitions में, क्योंकि जो officer आपकी application review कर रहा है वो usually ना तो doctor है, ना तो scientist है, ना तो researcher है. उनके लिए just matter of कि आपकी application कैसे present हुई है उनके सामने, और उनके पास प्रीमियम प्रोसेसिंग में तो फिर भी उनके पास 15 days है. अदरवाइज ऑन एन एवरेज वो इन एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते अगर रूटीन प्रोसेसिंग में वो एप्लीकेशन को देख रहे हैं. दैट्स व्हाई इट टेक्स समटाइम्स रूटीन प्रोसेसिंग में इट कैन टेक अ ईयर, मोर देन अ ईयर फॉर अप्रूवल डिनायल जो भी है. तो हाउ द एप्लीकेशन कैसे पैकेज हुई है दैट मैटर्स अ लॉट. So ये जो मैंने आपको पहले बताए थे कि इतने number of publications, citations, इतने number of peer reviews, ये सब subjective है, and this is based off of people's experience के जिनका approve हुआ था उन्होंने ये चीजें या तो कहीं mention है, बहुत सारे countless Facebook groups हैं, Telegram groups हैं, एक वेबसाइट है जो मैं बहुत very often I use it, is called trackit.com. उस पे सब कैटेगरीज की forums of discussions है कि लोग अपने अपने experiences share करते हैं. तो कोई set criteria नहीं है कहाँ पे आपकी application जा रही है, whether it is going to Texas या Nebraska, it matters that, वो भी matter करता है. और I guess officer के mood पे depend करता है कि how are they feeling that day कि कोई कहीं मैंने पढ़ा था किसी फोरम पे, अगर आपके हॉलिडे टाइम के अराउंड, अगर आप न्यू ईयर्स, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस के टाइम अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो odds of approval are higher. These are all ये सब these are all I guess लोगों को anxiety की वजह से लोग I guess they say these things or write these things. There is no truth, and at least no proven truth in any of these things. But having a good lawyer is very important. मैं बोलूँगा कि अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपने फाइल करनी है और अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है, लॉयर का होना बहुत जरूरी है. बहुत स्मॉल एक्सपेंस है फॉर द लार्जर गेन टू मेक श्योर कि और एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो और मेटिकुलसली सब चीज स्टेप बाय स्टेप चले. So thank you so much, Saurabh, for sharing your entire journey to EB1 processing. जितना आपने आसानी से बताया, I know उससे भी ज़्यादा hard work लगा है, and I salute कि आपने इतनी confidential details आपने YouTube पे share की. It means a lot to me and also to all the subscribers, and they'll be very grateful as well. बिल्कुल. एंड आई विश सारों को, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, कोई भी ऐसा है जो इस जर्नी पे एम्बार्क कर रहा है, विश देम द वेरी बेस्ट. और किसी को कभी कोई क्वेश्चन हो और एनीथिंग, you have my email address, you have my phone number also, so I'm happy to answer any questions. Surely. Thank you. Thank you.